नमस्कार। आज फिर लेकर आए हैं हम आपके सामने एक नई कहानी नन्हा फनकार, जिसको दिया गया है एनसीईआरटी की किताब रिमझिम 5 में। पाठ 4 नन्हा फनकार। अर्थ होता है छोटा सा बच्चा जो एक कलाकार है। तो आइए सुनते हैं एक छोटे से बच्चे और बादशाह अकबर की कहानी। कहानी को सुनकर बड़ा मज़ा आएगा और कहानी के बाद आपको देखने को मिलेगा कुछ खास नक्काशी की चित्रकारियाँ, किस तरह से पुराने समय से लेकर आज तक इन नक्काशी के नमूने हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी नन्हा फनकार, जिसको देखकर आप बड़े आनंदित होंगे। वो लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी-जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वो आंखें सिकोड़ लेता। साथ-साथ धीमी आवाज में वो कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगतराश भी अपने-अपने काम में डूबे हुए थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वो सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वो बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठला कर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। कई साल पहले जब वो पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता-पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर थी। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक-ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी। माशाअल्लाह। ये घंटियां कितनी सुंदर है। तुमने खुद बनाई हैं? बेशक, मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूं। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। मैं 10 साल का हूं। 10? अच्छा। तब तो काफी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। कद मंझोला था। वो सफेद अंगरखा और पाजामा पहने हुए था।
उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े-बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। तीखी नाक, बड़ी-बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूंछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, हुजूर, माफ करें, हाँ? मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला। बेवकूफ, खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने? क्या? झुककर सलाम कर इन्हें। जी। अब केशव का माथा ठनका। उसे कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वो जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे, कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? ये ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। जी हुजूर। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। तुम्हारा नाम क्या है? केशव। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। हुजूर, क्या आप ये सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलियां ढोने में किसी की मदद की थी। क्या ये काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? नहीं, इसे यहाँ से पकड़िए। हाँ, यहाँ से। हल्के हाथ से। हाँ। जी। देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अच्छा। अरे अरे, नहीं नहीं, हथौड़े को आहिस्ता से मारना है। ऐसे ऐसे? ऐसे? हाँ, और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें, वरना किरचे उड़कर आंखों में चली जाएंगी। जी हुजूर। केशव, सही नहीं है क्या? माशाल्लाह।
अहमद कैसे सीख रहे हैं ये कला? ये देखिए ठीक हो रहा है। बड़ा अच्छा फनकार लगता है। थोड़ा यहाँ कीजिए। केशव, देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहां रहने लगें, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहां काम करेंगे। मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा। अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? मैं जरूर आऊंगा केशव। अरे उनको तो छीनी पकड़नी भी नहीं आती थी, फिर मैंने उन्हें रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वो धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही। पापा, एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वो सीकरी में ये शहर क्यों बनवा रहे हैं? हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं 3 संतानें होंगी। शहजादा सलीम, मुराद और दनियार। बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। अच्छा, आप समझा। इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। तो कैसी लगी कहानी? आशा करता हूँ बड़ी अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा, पूरा आनंद उठाया होगा।
तो अब देखते हैं नक्काशी के कुछ नमूने। देखिए, ये आपके सामने एक नक्काशी की गई है जो दरवाजे के ऊपर है। कुछ इस तरह के नमूने हम अपने घरों के बाहर पत्थर और लकड़ी दोनों के देखते हैं। तो जो ये कारीगरी की जाती है, कटाई, छटाई या काटने का काम किया जाता है, इसको कहा जाता है नक्काशी। देखिए, एक जैसे दोनों साइड पैटर्न डाला जाता है। इस तरह से एक अच्छे से तराशने का काम किया जाता है जिसको बिल्कुल एक जैसी शेप दी जाती है। आजकल यह काम मशीनों के द्वारा होता है, जबकि जब तक मशीनें नहीं थी तब तक ये काम मजदूर, कारीगर, संगतराश, शिल्पकार अपने हाथ से करते थे। ये हैं इसके कुछ छोटे छोटे नमूने। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये सभी पहले अपने हाथ से किए जाते थे। ये पत्थर पर तराशने का काम किया गया है। ये ग्रेनाइट पत्थर पर। नेक्स्ट, ये फतेहपुर सीकरी का जो महल जिसके बारे में अभी हम कहानी सुनकर हटे हैं, इस कहानी में जिस महल की चर्चा की जा रही है, आगरा में किला बनवाया गया था, वो फतेहपुर सीकरी का ये किला, फतेहपुर सीकरी फोर्ट, और यहीं पर बुलंद दरवाजा भी है। ये देखिए, पुराने इजिप्ट में जिस तरह से एक एक छोटे छोटे पत्थर को तराश कर शेप्स दी गई है और कहानियों को पूरा दर्शाने का, उस समय का जीवन दर्शाया गया है। यहाँ हमें ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने की कहानी को अच्छे से दर्शाया गया है कि किस तरह से लोग उनके जीवन से जुड़े हुए थे और सब प्रताड़ित थे। ये बिल्कुल शुरुआत में ही पत्थरों के ऊपर, जब तक लोगों के पास भाषाएं नहीं थी तो उन्हें जो भी दिखाई देता था वो उसको किसी न किसी दूसरे पत्थर की हेल्प से, सहायता से कुरेद कर या उसमें गड्ढे करके बनाते थे, जिसको नक्काशी या तराशने का काम कहा जाता था। ये पक्षी, ये इधर पक्षी, ये पक्षी, ये पशु, ये आदमी, यानी कोई न कोई पशु को चराने वाला। इस तरह से हम देख सकते हैं कि पहले लोगों के पास जब किसी भी चीज़ की फैसिलिटीज़ नहीं होती थी या किसी चीज़ की अच्छी ड्राइंग भी नहीं थी, तब भी आदमी ने अपनी बातों को बताने के लिए किस तरह से पत्थरों को तराशने का काम करके अपनी बातें एक समय से दूसरे समय तक पहुंचाने में मदद की है। ये भी इजिप्ट में गुफाओं में पत्थरों के ऊपर मिले संदेश। ये हमारे भारत में मंदिरों की किस तरह से छोटे छोटे नक्काशी की जाती है और उनको एक पैटर्न में रखा जाता है, ये सब नक्काशी का काम कहलाता है। छोटे छोटे हाथी के बच्चे अलग से यहाँ पर व्यक्ति विशेष, जो भी जिस तरह से उनको कुरेद कर बनाया जाता है, तराश कर बनाया जाता है। जैसे अगर कहीं भी अगर थोड़ा सा भी गलत काम हो जाता है तो जिस शेप को दर्शाया जा रहा है वो अच्छे से नहीं निकल कर आती है। ये एक चर्च का दृश्य है। ये नहीं कि सिर्फ मंदिरों तक, चर्चों में भी इस तरह का काम किया जाता था कि किसी तरह से उसमें अच्छे से अच्छे डिजाइन दिए जाएं। ये दीवारों के पिलर्स, जबकि ये छत का हिस्सा जिसको गोल बना करके उसके ऊपर कोई न कोई ड्राइंग वगैरह दर्शाई जाती थी और साथ में नक्काशी का काम किया जाता था। ये एक पत्थर के ऊपर की गई नक्काशी है, जो इस पाठ में भी कहा गया कि बेल की बूटे एक साथ इक्वल नहीं आ रहे, एक समान नहीं आ रहे। तो यहाँ पर सभी में एक समानता हमें दिखाई देने को मिल रही है और ये एक पत्थर के ऊपर की गई नक्काशी का नमूना है। ये है हथौड़ी छेनी। हथौड़ी इधर से, छेनी इधर से कुरेदने और तराशने के काम में लिया जाने वाला औजार। किस तरह से साथ में हैमर, किस तरह से हैमर और कील का यूज किया जाता है और काम किया जाता है। और ये आजकल हमारे घरों के बाहर, हमें दरवाजे के बाहर जो तराशा हुआ लकड़ी का हिस्सा देखने को मिलता है। तो यही नहीं कि सिर्फ पत्थरों के ऊपर हमें तराशने का काम देखने को मिला है, हमें लकड़ी के ऊपर भी तराशने का काम देखने को मिला है, धातुओं को भी तराशा गया है।
ये एक बुनकर द्वारा और साथ में उसको शिल्पकार के द्वारा दर्शाया गया चित्र। ये वही फोटो जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पत्थर के ऊपर तराशा गया। आशा करता हूँ आपको नक्काशी का अर्थ भी पता चल गया है, और इस तरह से इस कहानी को आनंद उठाते हुए जब भी हम आगे कभी नक्काशी के बारे में सुनेंगे तो हमारे ध्यान में एकदम से आएगा कि लकड़ी या पत्थर या धातु के ऊपर जो कुरेद कर, खोद कर, काट कर, तराश कर काम किया जाता है उसे नक्काशी कहा जाता है। और आजकल कम, जबकि हमारे पुराने हिस्टोरिकल टाइम इतिहास में वो काम बहुत ज़्यादा होता रहा है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।